एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट फ़िलॉसफीज़। तो इसमें पहले हम सबसे पहला कंसेप्ट करने वाले हैं द प्रोडक्शन कंसेप्ट। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें सारा फोकस किस चीज़ पे होगा? प्रोडक्शन पर होगा। सो देखो क्या लिखा है, ड्यूरिंग द अर्लियर डेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी बहुत पहले की बात की जा रही है जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, यानी इंडिया में काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ आने लगी थी। तो क्या हुआ, द डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स स्टार्टेड पिकिंग अप। यानी इंडस्ट्रियल गुड्स यानी मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, इनकी डिमांड जो है बहुत बढ़ने लगी। बट द नंबर ऑफ़ प्रोड्यूसर्स वर लिमिटेड। लेकिन प्रोड्यूसर्स इतने नहीं थे, यानी जो लोग इन मशीनों को बनाएं, उनका प्रोडक्शन करें, वो लोग इतने नहीं थे उस वक्त। ठीक है। सो इसकी वजह से क्या हुआ, डिमांड एक्सीडेड द सप्लाई। यानी डिमांड बहुत थी क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही थी, लेकिन सप्लाई नहीं थी क्योंकि उनका प्रोडक्शन करने वाला ही कोई नहीं था, मशीनों का, टूल्स का। सेलिंग में कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से कोई भी सेल कर सकता था। ठीक है, एनीबडी, यानी कोई भी सेल करता था। जो प्रोडक्शन करता है उसका गुड्स सेल होना ही होना है, क्योंकि डिमांड ही इतनी है भाई। जब डिमांड आपको पता है बहुत ज़्यादा होती है तो गुड्स तुरंत बिक जाते हैं। द फोकस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ वॉज देयरफॉर ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। सो उस वक्त हमारा मेन फोकस क्या था कि हमें बस गुड्स का प्रोडक्शन करना है, कैसे भी करके प्रोडक्शन बढ़ानी है। प्रोडक्शन बढ़ा दी तो मतलब सेल्स अपने आप बढ़ जाएगी। इट वॉज बिलीव दैट प्रॉफिट्स कुड बी मैक्सिमाइज बाय प्रोड्यूसिंग ए लार्ज स्केल। सो उस वक्त क्या माना जा रहा था कि अगर आपको प्रॉफिट कमाने हैं, मैक्सिमाइज यानी बढ़ाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन करना पड़ेगा। लार्ज स्केल भी मैंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा अगर आप प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन हो गया तो सेल्स तो होना ही होना है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। दे वर रिड्यूसिंग द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और सबको पता है जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन होती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जाती है ना, क्योंकि जैसे फिक्स्ड कॉस्ट है, फैक्ट्री का रेंट है, चाहे 10 प्रोडक्ट बनाओ चाहे 100 प्रोडक्ट बनाओ, रेंट तो उतना ही जाना है ना, तो इससे हमें फ़र्क पड़ जाता है। इट वॉज ऑल्सो इंज्यूम्ड दैट कंज्यूमर्स वुड फेवर दोज प्रोडक्ट्स विच वर वाइडली अवेलेबल एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट। सो क्या माना गया कि कंज्यूमर्स जो हैं वो कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे जो कि वाइडली अवेलेबल, हर जगह अवेलेबल होगा प्रोडक्ट, और साथ में अफोर्डेबल भी होगा, उसकी कीमत भी ठीक ठाक होगी। सो दस अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट वर कंसिडर्ड टू बी द की टू सक्सेस ऑफ फर्म। यानी क्या माना गया कि प्रोडक्ट अगर अवेलेबल है और अफोर्डेबल भी है, यानी ठीक ठाक रेट में है आपका प्रोडक्ट, तो क्या होगा, आप सक्सेस करोगे ही करोगे, आप कमाओगे अच्छा। Therefore, greater emphasis was placed on improving the production and distribution efficiency of the firm. So उस वक्त emphasis क्या था, क्या हमारा फोकस था कि हमें जो है प्रोडक्शन बस इम्प्रूव करनी है, प्रोडक्शन बढ़ानी है, और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा करना है। डिस्ट्रीब्यूशन यानी हम कोशिश करें कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो दूर दूर तक हम भिजवा सकें। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आया हमारा द प्रोडक्ट कंसेप्ट। इसमें क्या था, एज अ रिजल्ट ऑफ एम्फेसिस ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी ड्यूरिंग द अर्लियर डेज, यानी पहले हमारा एम्फेसिस क्या था कि हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है। ये पहले की बात हो रही है, सबसे पहले की, ठीक है, कि हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है। द पोजीशन ऑफ सप्लाई इंक्रीज ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम। हमारा ये मेन फोकस है कि प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो क्या हुआ, सप्लाई बढ़ गई। समय के साथ साथ सप्लाई बहुत बढ़ने लगी, लोगों ने प्रोडक्शन करनी स्टार्ट कर दी। आगे क्या हुआ, मेरे अवेलेबिलिटी एंड लो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट कुड नॉट इंश्योर इंक्रीज सेल एज सच द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ फर्म। यानी अगर आपका प्राइस का प्रोडक्ट कम है, लो है, और आपके पास प्रोडक्शन भी काफ़ी सारी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ग्रो करोगे ही करोगे और सर्वाइव कर पाओगे ना ना, इसका मतलब अब ये नहीं था। क्यों? इसका रीज़न क्या था, क्योंकि सप्लाई बहुत बढ़ गई थी, है ना भाई। सबको पता है कि जब बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो लोग जो है वो बेस्ट चूज़ करते हैं ना, यानी कि कुछ भी खरीद लेते हैं, सप्लाई इतनी ज़्यादा हो गई थी। कंज्यूमर्स स्टार्टेड लुकिंग फॉर प्रोडक्ट्स विच वर सुपीरियर इन क्वालिटी। अब कस्टमर्स क्या ढूंढ रहे थे कि भाई हमें तो ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो क्वालिटी में सुपीरियर, यानी बहुत अच्छा हो, क्वालिटी में बहुत अच्छा परफॉर्म करे, उसमें बहुत सारे फीचर्स हों। अब ये सोचने लग गए थे। पहले वाले कंसेप्ट में क्या सोच रहे थे कि बस यार कहीं से वो प्रोडक्ट मिल जाए। दूसरे वाले कंसेप्ट में क्या सोच रहे हैं कि प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का मिले। देयरफॉर द एम्फेसिस ऑफ द फर्म्स शिफ्टेड फ्रॉम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन टू क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट।
फिर हमारा जो एम्फेसिस है यानी फोकस है वो शिफ्ट हो गया। पहले क्या था कि हमें सिर्फ क्वांटिटी बढ़ानी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है, लेकिन अब हमारा फोकस क्या हुआ, नहीं भाई हमें तो क्वालिटी भी देखनी है, प्रोडक्ट बेचना है। तो द फोकस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी चेंज्ड टू ब्रिंगिंग कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी, यानी हमारा मेन फोकस जो है बदल गया। अब हमें इम्प्रूवमेंट लानी थी, क्वालिटी को बढ़ाना था, अपने प्रोडक्ट में नए नए फीचर्स लाने थे, क्योंकि अपने पास सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है ना, कंपटीशन बढ़ गया था। दस प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट बिकम द की टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ द फर्म। सो अब हमारा मेन क्या हो गया था कि प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट लानी है, प्रोडक्ट अच्छा करना है, अगर हमें प्रॉफिट कमाना है तो। समझ में आ गया ना प्रोडक्ट कंसेप्ट आपका। अब आया सेलिंग का कंसेप्ट। देखो ये क्या बोलता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम द मार्केटिंग एनवायरनमेंट अंडरवेंट फर्दर चेंज। जैसे जैसे समय बीतता गया अब मार्केटिंग एनवायरनमेंट काफ़ी बदल गया। ठीक है भाई, देखो क्या बदलाव है। द इंक्रीज इन द स्केल ऑफ बिजनेस फर्दर इम्प्रूव द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी इंक्रीज इन स्केल ऑफ बिजनेस, अब बिजनेस बहुत बड़े बड़े होने लगे। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ गुड्स भी बढ़ने लगी, है ना। रिजल्ट इन इंक्रीज कंपटीशन, अब जब सप्लाई बढ़ेगी यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो कंपटीशन तो बढ़ेगा, क्योंकि बेचने वाले तो बहुत सारे हैं, खरीदने वाले कम हो गए हैं, अब तो कंपटीशन बढ़ने वाला है समझो। द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी डिड नॉट एंश्योर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ फर्म। सो क्या था कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट अवेलेबल भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सर्वाइव करते रहोगे, ग्रो करते रहोगे। क्वालिटी का मतलब अब ये नहीं था कि अच्छी क्वालिटी है तो बात ख़त्म, प्रोडक्ट बिक रहे हैं, ना 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 ना। क्यों? क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे सेलर्स थे जो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बेच रहे थे, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ऐसे हो गए थे भाई, सब अच्छी क्वालिटी के बेच रहे थे। अब क्या करें? दिस लेड टू ग्रेटर इम्पॉर्टेंस टू अट्रैक्टिंग एंड परसुएडिंग कस्टमर्स टू बाय द प्रोडक्ट, यानी अब किस चीज़ की इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी भाई, कस्टमर्स को अपनी तरफ जैसे तैसे करके अट्रैक्ट करो और उनको बोलो कि हमारा प्रोडक्ट खरीदो भाई, उनको बस अट्रैक्ट करने की देरी थी। अब द बिजनेस फिलॉसफी चेंज, फिर से चेंज हो गया बिजनेस की सब कुछ चीज़ें। इट वॉज अज्यूम्ड दैट द कस्टमर्स वुड नॉट बाय और नॉट बाय एनफ अनलेस दे आर एडिक्वेटली कन्विंस्ड एंड मोटिवेटेड टू डू सो, यानी अब क्या माना जा रहा था कि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, या फिर जितना उन्हें खरीदना चाहिए उतनी क्वांटिटी में एनफ वो नहीं खरीदेंगे। कब तक नहीं खरीदेंगे? जब तक उन्हें कन्विंस नहीं किया जाए, मोटिवेट नहीं किया जाए कि भाई हमारा प्रोडक्ट खरीदो, हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है, ये उनके बस दिमाग में डालना था। Therefore, firms must undertake aggressive selling and promotional efforts. तो बहुत एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक या प्रमोशनल टेक्निक्स का मतलब है बहुत ज़्यादा हाई लेवल की ज़बरदस्त जो है प्रमोशनल टेक्निक हम यूज़ करने लगे कि कस्टमर्स जो है हमारा प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दें। वो टेक्निक्स क्या हैं? जैसे एडवर्टीजमेंट दिखाने लगे, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन वगैरह, ऐसे बहुत सारे तरीके हम यूज़ करने लगे। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना था, प्रोडक्ट बेचना था। प्रोडक्ट बेचने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी थी। Thus the focus of business firms shifted to pushing the sale of product through aggressive selling technique, यानी अब हमारा फोकस फिर बदल गया, हमारा फोकस फिर से शिफ्ट हो गया। कैसे? अब क्या हो गया, पुशिंग द सेल ऑफ प्रोडक्ट, यानी ज़बरदस्ती हम बेच रहे थे अपना प्रोडक्ट, मतलब होता है ना ज़बरदस्ती अपने कस्टमर्स को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे भाई हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है, उसको तुम खरीदो। लेकिन कैसे? एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक से, यानी बहुत ज़्यादा हाई लेवल की जो है हम एडवर्टीजमेंट्स वगैरह, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स यूज़ कर रहे थे ताकि हम परसुएड कर पाएँ अपने बायर्स को कि प्लीज़ हमारा प्रोडक्ट खरीदो, खरीदो ही खरीदो। मेकिंग सेल थ्रू एनी मीन्स बिकम इम्पॉर्टेंट। अब क्या था? सेल थ्रू एनी मीन्स, एनी मीन्स का मतलब होता है चाहे किसी भी तरीके से बस अपने को बेचना है, यही चीज़ ज़रूरी हो गई थी। इट वॉज अज्यूम्ड दैट बायर्स कैन बी मैनिपुलेटेड, बट what was forgotten was that in the long run what matters most is the customer satisfaction. So अब क्या माना जा रहा था कि बायर्स को मैनिपुलेट करो, उनका दिमाग बदलो, कैसे भी करके बदलो कि हमारा प्रोडक्ट खरीदो। लेकिन एक चीज़ थी जो फॉरगेट मतलब होता है भूलना, जिस चीज़ पे हमारा फोकस नहीं था, कि अगर आप लॉन्ग रन में सक्सेस चाहते हो तो कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करना बहुत ज़रूरी है ना। सो अब आया मार्केटिंग कंसेप्ट। देखो ये क्या था, Marketing orientation implies that focus on satisfaction of customers' need is the key to the success of any organization. अब मार्केटिंग कंसेप्ट क्या बोलने लगा कि भाई हमें जो है हमारा मेन फोकस क्या है, कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करना।
अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करना, नीड्स यानी उनकी जो ज़रूरतें हैं, जैसा वो प्रोडक्ट चाहते हैं वैसा प्रोडक्ट बनाओ. It assumes that in the long run, an organization can achieve its objective of maximization of profit by identifying the needs of its present and prospective buyers and satisfying them in an efficient way. अब क्या माना जा रहा था कि अगर लॉन्ग रन में आप चाहते हैं कि आपका प्रॉफिट बढ़े, आगे तक बढ़ता रहे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले नीड्स देखनी है कि आपके जो आपके कस्टमर्स हैं, प्रेजेंट कस्टमर्स हैं ना, जो अभी आपके कस्टमर्स हैं, एक्चुअली उनकी नीड क्या है, वो चाहते क्या हैं. प्रोस्पेक्टिव बायर्स जो है उनकी नीड क्या है. प्रोस्पेक्टिव बायर्स जो हैं यानी अभी हमारे वो कस्टमर्स नहीं हैं, लेकिन हाँ हम उन्हें कन्विंस करेंगे अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो फ्यूचर में हमारे वो बायर बन जाएंगे. तो उन सबको सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी था, उन सब की नीड्स का पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. ऑल द डिसीजंस इन अ फर्म आर टेकन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कस्टमर्स. अब जितने भी डिसीजन लिए जाने लगे वो कस्टमर्स को देख के लिए जाने लगे कि भाई कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है, हमारा मेन ही अब यही है. इन अदर वर्ड्स, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बिकम द फोकल पॉइंट ऑफ ऑल डिसीजन. यानी अब क्या था, जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन था वो मेन फोकस हो गया था हमारा, कि कोई भी डिसीजन लेना है तो ये सोच के लेना है कि कस्टमर सेटिस्फाइड रहना चाहिए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल थे, वो क्या लिखा है, व्हाट प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड. कौन सा प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना है, कस्टमर को देख के लेना है ये डिसीजन. उसमें क्या फीचर्स होने चाहिए, उसका क्या प्राइस होना चाहिए, वो कहाँ कहाँ अवेलेबल होना चाहिए. ठीक है. सो ये सभी चीज़ें जो है कस्टमर्स को देख के लेने हैं, क्योंकि भाई प्रोडक्ट खरीदने वाला ही कस्टमर है. जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी तो वो क्यों आपका प्रोडक्ट खरीदेगा, है ना. If the customers want features like double door in a refrigerator or a separate provision for water cooler in it, the organization would produce a refrigerator with these features. So अब क्या हुआ, अगर कस्टमर चाहता है कि उसे अपने रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में डबल डोर चाहिए, डबल डोर वाले फ्रिज चल रहे हैं आजकल, है ना, या फिर एक सेपरेट जगह चाहिए जहाँ पे जो है अपना पानी वानी हम ठंडा कर सकें कूलर में, उसमें फ्रिज में, तो ऐसा ही प्रोडक्ट बनाओ भाई, ऐसा ही फ्रिज बनाओ, उसमें जितना सारे फीचर्स होने चाहिए, कस्टमर जो बोलता है वही बनाओ. चलो. प्राइस इट एट अ लेवल विच द कस्टमर्स आर विलिंग टू पे. उसका प्राइस भी ऐसा रखो जो कस्टमर्स देना चाहें, अपनी मर्जी से नहीं ज़्यादा रखना है बहुत. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. इफ़ ऑल द मार्केटिंग डिसीजंस आर टेकन विद दीज प्रोस्पेक्टिव, सेलिंग विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम. अगर आप मार्केटिंग के सारे डिसीजन कस्टमर को देख के यही सोच के लेते हो तो सेलिंग जो है वो आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगी, आपका प्रोडक्ट तुरंत बिक जाएगा, क्योंकि आप बना ही वही चीज़ रहे हो जो आपका कस्टमर चाहता है. इट विल ऑटोमेटिकली फॉलो. द बेसिक रोल ऑफ अ फर्म देन इज़ टू आइडेंटिफाई नीड एंड द फिल इट. सो बेसिक रोल उस वक्त क्या था हमारा, कि हमें नीड देखनी है, अपने कस्टमर्स की क्या नीड है और उस नीड को पूरा कैसे करना है हमें ये भी देखना है. The concept implies that products and services are bought not merely because of their quality, packing, a brand name, but because they satisfy a specific need of a customer. So अब क्या concept ये कह रहा है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर बिक रहा है, बॉट यानी खरीदना, बाय करना, तो वो सिर्फ इसलिए नहीं बिक रहा है कि उसकी क्वालिटी अच्छी है या उसकी पैकिंग अच्छी है या उसका ब्रांड नेम बहुत फेमस है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं. वो इसलिए बिक रहा है, उसका रीज़न ये है कि वो कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई कर रहा है. अब देखो, पता है टीवी वगैरह तो कितने सारे आते हैं, वॉशिंग मशीन, ये सब, लेकिन एक जैसे LG लोग बेसिकली मानते हैं कि अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं, LG के, सोनी के. ये ज़्यादा इनकी डिमांड क्यों है, क्योंकि इनमें फ़ीचर्स अच्छे हैं, इनकी हर चीज़ अच्छी है इनमें, है ना. तो वही बात है, जो कस्टमर चाहते हैं वो चीज़ है उनमें. A prerequisite for the success of any organization therefore is to understand and respond to consumer needs. So अगर आप चाहते हैं कि सक्सेस करें तो आपको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कस्टमर की नीड्स क्या है, फिर रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा. रिस्पॉन्ड से मतलब है सेम वैसा ही प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जैसा कस्टमर चाहता है. तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, देखो पॉइंट्स लिखे हैं कुछ. आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केट. सबसे पहले ये ढूंढना है कि आपकी मार्केट कौन सी है, यानी आपके कस्टमर्स कौन से हैं, आपकी टारगेट मार्केट कौन सी है. नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर्स इन द टारगेट मार्केट. यानी जो आपके कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स एंड वांट्स क्या हैं. फिर है प्रोडक्ट ऐसा बनाओ, सर्विसेज ऐसी बनाओ जो आपके कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करें. ठीक है. फिर क्या है, नीड सेटिस्फाई करनी है, बहुत अच्छी बात है, समझ आ रही है, लेकिन नीड्स को भी ऐसे सेटिस्फाई करना है कि अपने कॉम्पिटिटर से भी बेटर तरीके से सेटिस्फाई करना है.
अगर आप ये सब करेंगे तब जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। दैट्स द फोकस ऑफ द मार्केटिंग कंसेप्ट एज ऑन कंज्यूमर नीड्स। तो उस फोकस क्या था इस वाले कंसेप्ट का कि कस्टमर्स की नीड देखनी है हमें, कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करना है, तभी जो है आप अपना ऑब्जेक्टिव जो है अचीव कर पाएंगे, प्रॉफिट कमा पाएंगे। नेक्स्ट आ गया आप सोसाइटल कंसेप्ट, ये अपना लास्ट कंसेप्ट है, सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। द मार्केटिंग कंसेप्ट एज डिस्क्राइब्ड इन द प्रीसीडिंग सेक्शन, यानी मार्केटिंग कंसेप्ट जो हमने पहले पढ़ा वो जो है एडिक्वेट नहीं है, काफ़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इन्फ्लेशन। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मार्केटिंग कंसेप्ट में इंक्लूड नहीं होती है। It is so because any activity which satisfies the human needs but is detrimental to the interest of society at large cannot be justified. So ये concept क्या कहता है कि कोई भी एक्टिविटी माना हमारी नीड सेटिस्फाई करती है, हमारे को बहुत मतलब अच्छा लगता है उसको यूज़ करके, वो चाहे एसी हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे जो भी हो, बट हमारे इंटरेस्ट के लिए या हमारे वेलफेयर के लिए वो डेट्रीमेंटल है, यानी नुकसानदायक है, जिससे कि हमारी सोसाइटी को नुकसान हो रहा है, उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। नहीं भाई, ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं बनानी जो हमें कुछ पल के लिए तो हमें एसी से अच्छा राहत मिल जाती है, लेकिन उससे हमारा एनवायरनमेंट कितना ख़राब हो रहा है ना, उस पर टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है हमारा, ये सभी चीज़ें जो है देखनी बहुत ज़रूरी है। द बिजनेस ओरिएंटेशन शुड देयरफॉर नॉट बी शॉर्ट साइटेड टू सर्व ओनली कस्टमर नीड्स। सो बिजनेस का जो मेन फोकस है वो शॉर्ट साइटेड नहीं होना चाहिए, यानी अपने को सिर्फ इतना नहीं देखना कि हमें कंज्यूमर्स की नीड्स पूरी करनी है, बात खत्म, उनकी ज़रूरतें पूरी करनी है, चाहे वो गोबर मांगे उनको गोबर दे दो। भाई उनकी सेहत भी तो देखनी है, आगे उनको नुकसान तो नहीं पहुँच रहा हमारे एनवायरनमेंट को या लोगों की सेहत पे या किसी चीज़ पे। इट शुड ऑल्सो कंसीडर लार्ज इश्यूज ऑफ लॉन्ग टर्म सोशल वेलफेयर। हमें और भी चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए, सोशल वेलफेयर की तरफ ध्यान देना चाहिए, ठीक है। द सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट क्या बोलता है आप देखें, होल्ड्स दैट द टास्क ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू आइडेंटिफाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ टारगेट मार्केट। तो सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट कहता है, ठीक है, नीड्स एंड वांट्स आइडेंटिफाई करो कस्टमर्स की, कि आपकी टारगेट मार्केट एक्चुअली में चाहता क्या है, एंड डिलीवर द डिज़ायर्ड सेटिस्फेक्शन। ठीक है, उनको जो है डिज़ायर्ड सेटिस्फेक्शन के से मतलब है कि जैसा वो प्रोडक्ट चाहते हैं वैसा प्रोडक्ट बना के भी दे दो, लेकिन इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में बनाना है, ठीक है। लॉन्ग टर्म वेलबींग ऑफ द कस्टमर्स एंड सोसाइटी इज टेकन केयर ऑफ, यानी अपने भाई कंज्यूमर को जो है अपनी सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में भी सोचना है, उनको लंबे समय में ऐसा कोई नुकसान ना पहुँचे, ठीक है, हमारी सोसाइटी को, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुँचे, अब ऐसा प्रोडक्ट भी ना बनाएं। दस द सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट। तो ये सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट है जो ये मार्केटिंग कंसेप्ट का एक कदम आगे है, मतलब मार्केटिंग कंसेप्ट वाली सारी चीज़ें इंक्लूड है, लेकिन सोसाइटी के बारे में सोच के कस्टमर्स की नीड पूरी करो, ये बोलता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म वेलफेयर, भाई सोसाइटी का भला भी बहुत ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम द कस्टमर सेटिस्फेक्शन इट पेज अटेंशन टू द सोशल, एथिकल एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग। सो कस्टमर सेटिस्फेक्शन ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अटेंशन किस चीज़ पे भी देना है, सोशल, एथिकल और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे भी देना है। भाई एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको हमें देखना बहुत ज़रूरी है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए। देखो हमारे एनवायरनमेंट का क्या हाल होता है, गर्मी कितनी हो गई, लोग मरे जा रहे हैं ना। इससे वीडियो खत्म हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।